नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1967 में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जिसे शायद ही आप जानते होंगे और जिसे सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। इस घटना के समय भारत और चाइना के बीच तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि युद्ध होने ही वाला था, लेकिन ड्रैगन की चाल का भारत ने दिया था उसी की भाषा में जवाब, यानी टिट फॉर टैट। और भारत ने की थी चाइना के साथ आंखों में आंखें डालकर बात, क्योंकि देश के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि भारत और चाइना के बीच टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं रियल फैक्ट्स विद आयशा। बीजिंग में तैनात 1962 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अफसर कृष्णन रघुनाथ के लिए 4 जून 1967 का दिन एक नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ। दोपहर 1 बजे वो हाल ही में भारत से आए अपने साथी पी विजय के साथ अपनी कार में बैठे और स्लीपिंग बुद्धा का मंदिर देखने वेस्टर्न हिल्स की तरफ निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराने मंदिर के खंडर दिखाई पड़े। उन्होंने अपनी कार रोकी और उस मंदिर की तस्वीरें लेने लगे। अभी वो कुछ और पिक्चर्स लेने के लिए अपने कैमरे की लेंस को देख ही रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधे को थपथपाया है। सादे कपड़ों में एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप एक संवेदनशील सैनिक इलाके में तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं, जहां तस्वीरें लेना मना है। इससे पहले कि रघुनाथ कुछ समझ पाते कि माजरा क्या है, उन्हें चाइनीज सेना के सैनिकों ने घेर लिया। परेशान रघुनाथ ने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की कि उनका इरादा जासूसी के लिए पिक्चर्स लेने का नहीं था, वो तो सिर्फ मंदिर के अवशेषों की पिक्चर्स ले रहे थे। लेकिन चाइनीज आर्मी पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। शाम तक ये खबर हर जगह फैल गई कि चीन ने भारत के 2 डिप्लोमेट्स को जासूसी के अपराध में गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद चीनी सरकार ने रघुनाथ का कूटनीतिक दर्जा तुरंत समाप्त कर दिया और विजय को अपना पद संभालने से पहले ही पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। फिर एक सप्ताह बाद 13 जून को बीजिंग के म्यूनिसिपल पीपल्स हायर कोर्ट में 15,000 लोगों के सामने इन दोनों भारतीय राजनयिकों पर जासूसी के आरोप में मुकदमा चलाया गया और उन्हें चीन में जासूसी करने का दोषी करार दे दिया गया। अदालत ने रघुनाथ को तुरंत चीन से निकल जाने का आदेश दिया, जबकि विजय को 3 दिन के अंदर चीन छोड़ने का हुक्म दिया गया। इन दोनों के बारे में अदालत का अलग अलग आदेश होने के बावजूद भी इन्हें अगली ही सुबह पीकिंग हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां एक बड़ी भीड़ उनका अपमान करने के लिए खड़ी हुई थी। वहां मौजूद रेड गार्ड्स ने भारतीय राजनयिकों पर घूंसे बरसाए, लातों से मारा। भारतीय दूतावास के कुछ लोगों ने उनके चारों तरफ घेरा बनाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया गया। रघुनाथ को रेड गार्ड्स के समूह के सामने से गुजारा गया, जिन्होंने न सिर्फ उनका अपमान किया बल्कि उन पर थूका भी। चीनी सैनिक विजय की गर्दन पर हाथ रखे रखे उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों के सामने से ले गए। इस धक्का मुक्की में विजय का जूता तक फट गया और पीछे ही रह गया और वो सिर्फ मौजों में ही चलते हुए आए। इसके बाद विजय सिर्फ मौजों में ही दिल्ली में पालम पहुंचे। विजय की हालत को देखकर और उनके साथ हुए अत्याचार को देखकर दिल्ली में इस घटनाक्रम को बहुत ही आश्चर्य और गुस्से से लिया गया। चाइना में भारतीय दूतावास ने चीनी विदेश मंत्रालय को भेजे अपने विरोध पत्र में लिखा, भारत सरकार का मानना है कि चाइना की सरकार ने 2 भारतीय राजनयिकों के इकबालिया बयान की फिल्म बनाकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में इसका इस्तेमाल कर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। साथ ही इसका जवाब देते हुए भारत ने दिल्ली में चीन के दूतावास में प्रथम सचिव के पद पर काम कर रहे चाइनीज राजनयिक चेन लू ची पर जासूसी करने और अवांछित कार्यों में लिप्त रहने का आरोप लगा दिया। उनसे उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी छीन ली गई और उनसे विदेशी पंजीकरण नियम के तहत पंजीकृत कराने के लिए कहा गया। और फिर भारत ने दिया चाइना को भी मुंहतोड़ जवाब। चीन की तरह भारत ने भी चीन पर मुकदमा चलाने की जहमत नहीं की, लेकिन 14 जून को विदेश मंत्रालय ने उनको भारत से तुरंत निष्कासित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद भारत सरकार ने चीन के दूतावास में काम कर रहे तीसरे सचिव सी चेंग हाओ पर भी अवांछित काम करने का आरोप लगाकर उनको भी तुरंत पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया और 72 घंटों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश सुना दिया। भारत सरकार ने इतनी मुस्तैदी और साहस के साथ चीनी कार्रवाई का पहले कभी जवाब नहीं दिया था। चाइनीज डिप्लोमेट्स को निकालकर बाहर करने के आदेश के अगले ही दिन दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ इतने गुस्से में थी कि चाइनीज एम्बेसी का गेट तोड़कर अंदर घुस गई। उसने खिड़कियां तोड़ दी, गैराज में आग लगा दी और चाइनीज झंडे को फाड़ दिया। उस दिन चाइनीज एम्बेसी के 7 कर्मचारियों को राम मनोहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि चाइनीज सरकार ने बीजिंग भारतीय
शाह ए अफेयर्स राम साठे को नोटिस भेजकर कहा अब वो इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकती। जल्दी ही साठे के घर के बाहर चाइनीज़ लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने भी उनके घर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। यही नहीं, उन्होंने बीजिंग में इंडियन एम्बेसी को भी चारों तरफ से घेर लिया और उसके मौजूद अंदर 63 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया। एम्बेसी में दूध और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई तक रोक दी गई। जब चाइनीज़ भीड़ इंडियन एम्बेसी से नहीं हटी तो बीजिंग में पश्चिमी देशों के राजनयिकों ने एम्बेसी में घिरे भारतीय कर्मचारियों को खाना भिजवाने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात रेड गार्ड्स और पुलिस ने वो खाना दूतावास के अंदर नहीं पहुंचने दिया। और इतना ही नहीं, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे चाइनीज़ कर्मचारियों को भी काम करने से रोक दिया गया। उस समय नीति नियोजन समिति के प्रमुख और बाद में भारत के विदेश सचिव बने जगत मेहता ने कहा कि अगर चाइना ने 24 घंटे के अंदर इंडियन एम्बेसी का घेराव नहीं तोड़ा तो हम भी उनके साथ वही व्यवहार करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है। ड्रैगन को उम्मीद नहीं थी कि भारत भी उनके साथ उन्हीं की भाषा में बात करेगा। भारत ने भी चाइनीज़ एम्बेसी के बाहर अपनी आर्मी भेज दी और उन्हें ऑर्डर्स दिए कि चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को भवन से बाहर ना निकलने दिया जाए। साथ ही एम्बेसी में काम कर रहे सभी भारतीय कर्मचारियों के चाइनीज़ दूतावास में घुसने पर भी पाबंदी लगा दी। भारत ने यह तय किया कि वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे दोनों देशों के दूतावास कर्मचारियों को बंधक बनना ही क्यों ना पड़े। इसके बाद मामले को ठंडा करने के लिए चाइना ने कोशिश की। चाइना ने एम्बेसी पर हुए हमले में घायल अपने कर्मचारियों को लेने के लिए अपना प्लेन दिल्ली भेजने की पेशकश की। भारत इसके लिए राजी तो हो गया, लेकिन भारत की एक शर्त थी कि चीन भी वहां फंसे भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को भारत लाने के लिए वहां भारतीय प्लेन उतारने के लिए राजी हो। लेकिन चाइना इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि कोई भी भारतीय विमान उसकी वायुसेना में एंटर करे। कुछ दिनों बाद दिल्ली में चाइनीज़ दूतावास ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नोटिस भिजवाया कि अगले दिन उनका एक विमान अपने घायल डिप्लोमेट्स को ले जाने के लिए एक विशेष कॉल सिग्नल के साथ पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से भारत में प्रवेश करेगा। इस पर भारत ने जवाब दिया कि भारत चीनी विमान को भारतीय सीमा के अंदर घुसने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि चाइना ने भारतीय प्लेन को बीजिंग जाने की अनुमति नहीं दी, इसलिए हम भी आपके विमान को भारतीय सीमा में नहीं घुसने देंगे। और इंडियन एयरफोर्स के मुख्यालय को सावधान कर दिया कि अगर पूर्व से चाइना का प्लेन हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण करता है तो हमारे फाइटर प्लेन उसे पास के किसी हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर करें और उसे किसी भी हालत में दिल्ली ना पहुंचने दें और इस प्लेन को ज़बरदस्ती इलाहाबाद में उतार लिया जाए। इसके 2 दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय को खुफिया सूचना मिली कि चीन ने अपने राजनयिकों के लिए काठमांडू जाने वाली एयर नेपाल फ्लाइट पर 2 टिकट बुक करवा रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किए गए चाइनीज़ अफसर को तो राजनयिक के रूप में विमान पर चढ़ने दिया गया, लेकिन दूसरे राजनयिक को, जिस पर जासूसी का आरोप लगाया था, पहले हवाई अड्डे के दूसरे कोने में ले जाया गया। जब सारे यात्री विमान में बैठ गए तो उस राजनयिक को 2 लंबे चौड़े पुलिस वालों के साथ विमान पट्टी पर मार्च कराया गया और पहले से तय योजना के अनुसार उसकी पिक्चर्स खींची गई और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भेज दी गई। उसके बाद उसे भी जहाज में चढ़ने दिया गया। अगले दिन जब पुलिस वालों के साथ भारतीय अखबारों में चाइनीज़ जासूस की तस्वीरें छपी तो सांसदों को, जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, लगा कि भारत के सम्मान की रक्षा हुई है। जल्दी ही बीजिंग में इंडियन एम्बेसी के बाहर हो रहे प्रदर्शन को वापस ले लिया गया। साठे को बता दिया गया कि दूतावास के कर्मचारी प्रांगण से निकलकर अपने फ्लैट्स जा रहे हैं। भारत ने भी इसका जवाब देते हुए दिल्ली में चाइनीज़ एम्बेसी के सामने से अपने सैनिक हटा लिए। अब वो दूतावास के बाहर जा सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने तब भी उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी थी। ये पहला मौका था जब भारत ने चाइना के तेवरों का जवाब न सिर्फ उसी अंदाज में दिया, बल्कि कई जगह वो उस पर दबाव बनाने में भी कामयाब हुए। कुछ दिनों बाद ये कूटनीतिक तनाव शांत हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे भारत ने चाइना पर दबाव बनाकर न सिर्फ अपने लोगों को बचाया, बल्कि चाइना को जैसे को तैसा कहावत का सही मतलब समझाया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत का ये कदम? वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।